नेक्स्ट वीक से बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या प्रिपरेशन करें, कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करें, अब किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या सैम्पल पेपर सॉल्व करें या अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन करें, क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी इन जो आपका ये जो वीक बचा है, इस वीक में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए और आपको गैप डेज में कैसे अपना सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। सो हेलो गाइस, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर रिदम एंड लेट अस गो अहेड विद द वीडियो। सो लेट अस सी हाउ कैन यू डू इट। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहाँ पे रखा है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो ऑप्टिक्स यूनिट का है। बट ऑनेस्टली जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने ऑप्टिक्स, आई डेंट लाइक ऑप्टिक्स मच, तो मेरा वो एक तरह से वीक पॉइंट था, तो मैंने उसको जो है सबसे पहले कवर किया था। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड वेटेज। एंड दूसरा, मुझे वो बहुत कम आता था, तो मैं क्या करती थी ना, उसके कुछ जो चीज़ें थी वो पहले से रिलेट करती थी जो मैंने 10th में पढ़ी हुई थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट करा अपना उसको लेकर चलना। और एक तो मैं अपना वीक टॉपिक, जैसे कि मेरा वीक टॉपिक था ऑप्टिक्स, तो एक तो मैं अपने वीक टॉपिक को लेकर चलती थी। दूसरा, मैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को साइड बाय साइड, जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स फॉर एग्जांपल 4 आवर्स फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ एक दिन में, तो उन 4 आवर्स में मैं 2 आवर्स तो देती थी ऑप्टिक्स को, और उसके बाद जो बाकी मेरे 2 घंटे हैं उसमें मैं अपने ईजी टॉपिक्स जो मुझे पहले से आते हैं उनको जस्ट रिवीजन करने में मुझे बहुत कम टाइम लगेगा, बाकी 2 आवर्स में उनको करती थी। जैसे कि पहले अगर मैं 2 घंटे ऑप्टिक्स पढ़ रही हूँ, तो बाद में जब मैं दोबारा पूरे दिन में जब फिजिक्स पढ़ूंगी तब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई पार्ट पढ़ लूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो इन सब को मैं बड़े जल्दी जल्दी कवर करती थी, और जिस टॉपिक में मुझे पता है मुझे टाइम लगेगा, मुझे नहीं आता है, उस चीज़ को मैं अलग से ज़्यादा टाइम देकर पढ़ती थी। तो ये मेरी ये जो चीज़ थी, ये चीज़ मैं फॉलो करती थी। और एक और चीज़, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, और इवन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक ही सेम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी ना, कि आप एक दिन को डिवाइड कर लो डेली के स्लॉट्स में। जैसे कि आप मान लो 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लो फिजिक्स, आफ्टरनून में आप पढ़ लो केमिस्ट्री, एंड नाइट में या इवनिंग में आप पढ़ सकते हो बायोलॉजी। मैंने फ़िज़िक्स को सबसे मॉर्निंग में क्यों रखा, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा वीक पॉइंट था। अब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा वीक हो, यू कैन कीप दैट इन लाइक मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग में सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, और या फिर रात को पढ़ना चाहिए। अगर आप रात को पढ़ सकते हो आप रात को पढ़ो, बट जो चीज़ मैंने देखी है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जब मैंने ढंग से अपना प्रिपरेशन की थी अपने बोर्ड्स की, तो मैं क्या करती थी ना, मैं 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ती थी। 3 आवर्स के स्लॉट में मैं पढ़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उठ गई हूँ 5 बजे, ठीक है, अगर मैं 5 बजे उठ गई हूँ तो मैं 5 to 8 अपना कोई भी, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिज़िक्स को ले लूँ, तो मैं 5 to 8 पूरा वो 3 घंटे फिज़िक्स को ही दूंगी। और फिज़िक्स के मैं ऐसा नहीं करती थी कि सिर्फ घंटों के हिसाब से, मैं टॉपिक्स डिवाइड करती थी कि इतने टाइम में मुझे इतने टॉपिक्स ज़रूर कवर करने हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत करनी चाहिए। और सुबह का टाइम ना कैसे हेल्प करता है ना, अगर रात को मैं, मतलब रात को अगर मैं किसी दिन ऐसा है ना कि अगर मैं बहुत लेट सोई हूँ, तो सुबह अगले दिन का मेरा शेड्यूल और ये सब चीज़ें ढंग से नहीं हो पाती थी, जितनी मेरी सुबह अच्छे से हो पाती थी। और जितने भी मेरे डेली के काम हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ब्रेकफास्ट करना है या कुछ भी करना है, तो वो सब चीज़ें मैं अपने ब्रेक्स में, अपने स्लॉट्स में करती थी। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो कि आपने 3 आवर्स का एक स्लॉट कर लिया अपना, कि आपको वो 3 घंटे पढ़ना है। उसके बाद आप 8 to 9 का आपका ब्रेकफास्ट का, आपका बाथिंग का, इन सब का ब्रेक ले सकते हो, और फिर दोबारा यू कैन लाइक स्टार्ट इट, है ना। और मैं 3 घंटों में ऐसा भी करती थी कि मैं पढ़ते पढ़ते लाइक आई एम एग्जॉस्टेड, कि मेरा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब मेरे तो एग्ज़ाम्स हैं, अब मैं कैसे अपने आप को उस टाइम पे
करूँ कि मेरे को पढ़ना ही है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, या तो जब आपका पढ़ने का मन ना करे उस टाइम आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप उस टाइम पे कर सकते हो फिजिक्स में। अगर उस टाइम पे आपका मन नहीं है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का भी, देन यू कैन वॉच वन शॉट वीडियोज़। आप चैप्टर की वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हो, उससे भी ऐसा उस टाइम पे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है वीडियोज़ देख के, क्योंकि बाय ऑडियो विजुअल यू ऑब्वियसली लर्न मोर। सो आप ये वाली चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। तो आप ऐसे टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अपना काम जो है आप वो बांट सकते हो। अब मैंने फिज़िक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज क्यों दी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम डेट शीट में सबसे पहला एग्ज़ाम, जैसे 17th को तो फिज़िकल का एग्ज़ाम है, बट फिज़िकल का एग्ज़ाम इज़ लाइक बच्चे बहुत ईजिली उसको कवर कर लेते हैं एंड इट इज़ नॉट अ टफ पेपर, राइट। सो इसीलिए मैंने फ़िज़िकल के लिए ज़्यादा वो नहीं करा है। आप फिज़िकल के साथ साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़िज़िकल का पेपर है एंड यू वांट टू स्टडी फिजिकल, बट अगर आप देखो फिजिक्स में आपके पास सिर्फ 2 ही दिन का गैप है, 18, 19 एंड 20, सॉरी 3 डेज का गैप है, 18, 19 एंड 20। तो अब इन 18, 19, 20 आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है सिर्फ इन 3 दिनों में, है ना। तो वो चीज़ करने से बेटर मैं आपको ये बोलूँगी, ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर 14 से फिज़िकल पढ़ना शुरू कर भी रहे हैं, अगर आप 14 से फिज़िकल एजुकेशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप 14 से सिर्फ फिज़िकल मत पढ़िए, आप उसके साथ साथ फिज़िक्स की भी तैयारी रोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिज़िकल पढ़ रहे हैं 5 घंटे के लिए, तो बाकी के 4 घंटे आप स्टिल फिज़िक्स को दो, क्योंकि फिज़िकल में इवेंचुअली फिज़िकल इज़ एन ईजी सब्जेक्ट एंड यू पीपल विल गेट मार्क्स ईजिली इन फिज़िकल एजुकेशन, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसमें भी आप कुछ कुछ घंटे अपने फिज़िक्स को दो, और जो चैप्टर्स में थोड़ा मेमोराइजिंग की चीज़ें हैं उनको आप बाद के लिए रखो। जिन चैप्टर्स में कंसेप्चुअल बेस्ड आपके फॉर्मूलाज, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं जो चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आप पहले करो। फिज़िक्स में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बचे हैं पूरे के पूरे 13, 14, 15, 16, 17, 5, फिर देन 3 डेज मोर, तो आपके पास 8 दिन है फिज़िक्स के लिए। यू हैव 8 डेज फॉर फिज़िक्स। अब उन 8 दिनों में आपको कितनी कितनी यूनिट्स करनी पड़ेंगी ये देखते हैं। देखो हमारे पास टोटल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि 8th यूनिट जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत छोटी यूनिट है ये, मतलब अगर बाकी के यूनिट से कंपेयर करें तो, और इसका जो वेटेज है वो भी अच्छी खासी है। तो आपको एक दिन में कोई 2 यूनिट ख़त्म करनी है और बाकी हर एक दिन के लिए यू हैव 1 डे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो चैप्टर्स और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा एक और चीज़, अब टाइम नहीं है आपके पास, जो ये आपके गैप डेज हैं, ये जो 3 गैप डेज हैं, इसमें आपके पास टाइम नहीं है PYQ सॉल्व करने का। इनमें नो PYQs, नो PYQs, नो, a big no to PYQs in the gap days. No PYQs in gap days. No PYQs in gap days. PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अब जो 3 दिन का जो गैप है ना आपका फिजिक्स का, इसमें आपको कंप्लीट NCERT को रिवाइज करना है, आपको कंप्लीट NCERT को रिवाइज करना है, कि ताकि आपका कोई भी सिलेबस का कोई भी पार्ट ना छूटे। क्योंकि अगर आप पेपर्स में से रिवाइज करोगे ना, पेपर्स में से सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स या कुछ ही चीज़ों पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर जो आपका पेपर देखोगे आप, तो पेपर ज़रूरी नहीं कि सारा ही प्रीवियस ईयर से आएगा। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन एक टॉपर कभी भी सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं करके जाता, लास्ट में वो सब कुछ रिवाइज करता है। क्योंकि अगर लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आपने रिवाइज नहीं किया, और अगर आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है, तो देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, कोई भी यूज़ का आपके नहीं है वो, राइट। तो लास्ट के जो दिन हैं, जो हमारे गैप डेज हैं, उसके अंदर हमें PYQs अभी नहीं करने हैं, हमारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे, उसमें हम अपनी कंप्लीट NCERT करेंगे। NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे, हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। हम PYQ सॉल्व नहीं करेंगे ज़्यादा, हम थोड़े बहुत सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट योरसेल्फ जो बुक्स के पीछे दिया होता है, उस तरह की कोई छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीट PYQs हम नहीं करेंगे लास्ट के डेज में, राइट। ये चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो फिज़िक्स का तो आप डेली का ऐसे शेड्यूल बना सकते हैं कि डेली आपको वन यूनिट कंप्लीट करनी है, डेली आप 1 यूनिट कंप्लीट करो,
ठीक है। और आपको किस डेट तक पढ़नी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 14th तक, अप टू 14th आप अभी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ो, अप टू 14th आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ो, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ों को टाइम दो। आपको जो भी लगता है कि हाँ मेरा बायो में ये वीक पॉइंट है, मेरा केमिस्ट्री में ये वीक पॉइंट है, इसमें बायो और केमिस्ट्री में जस्ट टारगेट अप टू 14th, जस्ट टारगेट योर वीक पॉइंट्स जो आपको थोड़े कम आते थे, जस्ट टारगेट योर वीक पॉइंट्स। अभी आपके प्री बोर्ड्स हुए होंगे, आपको प्री बोर्ड में पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हो, कौन कौन से चैप्टर्स, जो यूनिट्स आपको लगती हैं कि हाँ इन चैप्टर्स में मेरे नंबर कटे हैं, इन चैप्टर्स में मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो टारगेट दोज चैप्टर्स नाउ। ठीक है, अब इन दिनों में आपको वही एक बार के लिए उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं यूनिट्स को टारगेट करना है। बाद में जो इनके गैप के जो डेज होंगे, बाद में हम उनकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और मेन अब हमें फिज़िक्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स बच्चों को वैसे ही भी थोड़ा सा टफ लगता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा आएगा, जितनी भी डेरिवेशंस हैं, सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपको जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनको प्लीज़ लिख कर देखें, डू देयर रिटन प्रैक्टिस। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप ऊपर ऊपर से देख के जाओगे ना, ऐसा लगेगा कि येस यू कैन यू नाउ नो इट, एंड जब आप लिखने बैठोगे आपको लगेगा ऐसा सा कुछ तो पढ़ा था, बट एग्जैक्टली क्या होता है आपको नहीं पता चलेगा और आप नहीं लिख पाओगे। तो जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनको प्लीज़ लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जेई मेंस में आपके ये सब कुछ डेरिवेशंस और ये सब तो आता नहीं है, तो बच्चे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फिर भी कर लेते हैं, बट डेरिवेशन की प्रैक्टिस उनकी नहीं होती है। तो बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ही। तो डेरिवेशंस की जितनी भी डेरिवेशन है उनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करो, वरना आपको ऐसे दिक्कत आएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर है, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो रिएक्शंस हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आप भूल जाओगे। एकदम से आपको वहाँ पे जाकर रिएक्शन नहीं याद आएगी अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपको लिख कर याद करनी है। डेरिवेशंस हो गई, केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो गई, ये सब चीज़ें आपको लिख कर करनी है। दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट यू। अब बारी आती है हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारे पास है 22, 23, 24, 25, 26, 27 को हमारा एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। 1, 2, 3, 4, 5 days we have for chemistry, and I guess 5 days केमिस्ट्री के लिए are like pretty good, they're enough. केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। उसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल जो हैं वो इसी में से आते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है भाई पक्का। तो इसका आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। शुरुआत के जो भी कुछ दिन बचे हैं इसमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सबसे लास्ट में कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाली चीज़ें हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप लास्ट में कर सकते हो। सोल्यूशंस आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। फिजिकल में इन सब में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा है ना। तो इनको आप पहले अपना ख़त्म कर सकते हो। इन वाली चीज़ों मैं बोलूँगी लास्ट में कर लो। और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो अपनी पकड़ बना लो भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आनी है ना। तो डे वाइज अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो बचे हुए दिन हैं उसमें अगर आप 3 यूनिट भी पहले कवर कर लो तो आपके पास लास्ट में करने के लिए रिविज़न 1 डे में आप 2 यूनिट्स करके ख़त्म कर सकते हो। 5 डेज़ हैं आपके पास, 2 यूनिट करके भी आप चलो तो आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको लास्ट डे के लिए, जो आपका लास्ट डे होगा उसमें, ताकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कुछ देख सको, सारे नहीं मैं बोल रही हूँ, कुछ मतलब हर चैप्टर में से 4-5 इस तरह से कुछ आप लगा कर देख पाओ, ऐसा करो। लेकिन बीच में आपको मीनवाइल जो आपके 5 डेज़ हैं उसमें आपको thoroughly you have to read NCERT और your notes। thoroughly अपने नोट्स पढ़ने हैं, अपनी NCERT पढ़नी है, ये आपको thoroughly करना है पेपर के टाइम पे, राइट। फिर आता है हमारा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में
सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इन सब में ना कुछ ना कुछ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिनके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, डायग्राम्स, बायोलॉजी ऑब्वियसली डायग्राम्स तो होंगे ही होंगे। इन डायग्राम्स में आपको ड्राइंग से ज़्यादा आपको लेबलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं जो कि ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, जो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं, वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, बट यू शुड नो देयर लेबलिंग। उनकी लेबलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कहाँ क्या है। आपको लेबल करके ही क्वेश्चन दे देंगे वो लोग एंड आपसे पूछेंगे। अब बायो के लिए बच्चों के पास फिर भी अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। तो अभी इनिशियल डेज पे आप बायो को लाइक स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी बायो ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारा बायो का एग्ज़ाम है 25 मार्च को और इंग्लिश का एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो जाएगा 11 मार्च को। तो हमारे पास तकरीबन 14 दिन है बायो पढ़ने के लिए, 14 डेज़ है हमारे पास। और 14 डेज़ में तो हम बायो में तो खासकर हम पेपर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, हम एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, हम पीवाईक्यूज़ भी कर सकते हैं, हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतने दिन हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले तो वही चीज़ एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, सारी एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करनी है, एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है। बहुत ज़्यादा पेपर तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से भी आता है यार, इतनी बार तो आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पहले ये सब सॉल्व करने हैं। फिर दूसरा जो आप करोगे वो आप करोगे प्रीवियस ईयर, फिर आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आफ्टर प्रीवियस ईयर यू विल गो फॉर सैम्पल पेपर्स, जो सीबीएसई सैम्पल पेपर्स देती है। फिर आप सैम्पल पेपर्स की तरफ जाओगे, फिर आप जाके लास्ट में सैम्पल पेपर्स करोगे। बायो की तो तैयारी हमारी ऐसे बीच में ही हो जाएगी, है ना। तो अभी हम स्टार्टिंग में बायो को, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है तो आप ज़्यादा टाइम उसको दे भी सकते हो। लेकिन बायो में एक चीज़ है, यू हैव टू कंटिन्यू रिवाइजिंग। आपको रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट डे पढ़ा है रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आपको उसको 5th डे पे भी पढ़ना है, आपको उसको 10th डे पे भी पढ़ना है, आपको उसको 14th डे पे भी पढ़ना है। मतलब ऐसा ना हो कि फर्स्ट को पढ़ के सीधा 14th को पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर आपने ऐसा किया आप भूल जाओगे, क्योंकि बायोलॉजी नीड्स कंटिन्यूअस रिवीजन, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे बीच में कुछ दिन बनाने, क्योंकि आप उसको एक बार रिवाइज कर चुके हो, तो अगली बार जब आप उसको 5th को रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपको इस तरह से अपना बना के सिस्टम आपको इस तरह से पढ़ना है, ताकि आपका जो भी आपने रिवाइज किया, जो भी चीज़ें करी हो, आप नहीं भूलो, है ना। और इनमें से ये जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें से तो हमारा मोस्टली पार्ट जो है वो मेमोराइजिंग का है। मोस्टली पार्ट मैं बोल रही हूँ, सारा नहीं मैं बोल रही, जितने भी बैक्टीरिया के नेम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं वो सब याद करने वाली चीज़ें। दिस इज़ फुल ऑफ कंसेप्ट्स। केस स्टडी, इन दोनों में से केस स्टडी आने के बहुत चांसेस होते हैं। केस स्टडी एक तो इनमें से आती है, एक इकोलॉजी में से भी केस स्टडी बहुत बार पूछ ली जाती है, किस में से पूछी जाती है केस स्टडी। तो इनके लिए आप जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखेंगे। हर चीज़ की क्या किस चीज़ का यूज़ होता है उसको आप अच्छे से करके देखेंगे, राइट। दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, और उसको पढ़ते रहना है। ओके, सो नाउ देयर आर सम बोनस टिप्स कि आप 90+ स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम्स में। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी भी आपने थोड़ा रिवीजन नहीं करी है तो आप प्रीवियस ईयर की तरफ मत जाओ। सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही करो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखने हैं, प्रीवियस ईयर लगा के देखने हैं लास्ट 10 ईयर्स के। अगली चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है, कई बच्चों को एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है कि भाई एग्ज़ाम है, उसका प्रेशर वो बच्चे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी वो लोग या तो कर नहीं पाते या बहुत घबराहट में लिखते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता उनसे कम्प्लीटली। तो वो आपको करना है, आपको एक अलार्म क्लॉक लगा के 3 घंटे का, जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम है, उसी बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में
एक पेपर, 1 पेपर आपको लगाकर ज़रूर देखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको लास्ट के डेज़ में अब सजेस्ट थोड़ा कम करूँगी ये, क्योंकि अगर आपके थोड़े कम मार्क्स बनेंगे तो आप थोड़ा सा, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े डिसहार्टन हो जाते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा कम वो करूँगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये बात बहुत ज़्यादा है भाई, हैंड राइटिंग अच्छा होना, अंडरलाइन करना प्रॉपरली, खुला खुला लिखना, डायग्राम्स बनाना, उन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी, आपको अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर लेकर जानी है टू हाईलाइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। और लास्ट थिंग भाई, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे उनको भूख लगना बंद हो जाती है, कुछ अच्छे से खाते नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, इस डर में कि कहीं कैसा होगा कैसा नहीं, कैसा होगा कैसा नहीं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो करने की बजाय आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी वो चीज़, जो कि अच्छी नहीं है ना। तो आपको ढंग से अच्छे से अपना अच्छे से खाना पीना है, अच्छे से नींद लेनी है, ताकि आप एक फ्रेश माइंड से पेपर दे सको, ठीक है। फ्रेश माइंड से आपको पेपर देना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम इन 2025. If you find this video helpful, then please share it to your friends. Thank you so much.